जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको हर बात में कहीं ना कहीं एक अच्छाई नजर आती है, और ये अच्छाई इस तरह से नजर आती है कि चिराग पासवान के पास खोने के लिए क्या है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि योद्धा की तरह लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, मुस्लिम गढ़ में एक बड़ा सेंधमारी करने का प्रयास किया है। जी, तो ये एक योद्धा की तरह ही कहा जा सकता है कि बीच मैदान में गए हैं, टीम हार की कगार पर हो और सामने खड़ा होकर कोई चौका छक्का मार करके जिता दे, तो उस प्लेयर का आप देखते हैं कितना वाहवाही होता है। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारी है मुकेश रोशन को, तो तेज प्रताप यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रही है। नजदीक आते के साथ ही दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज होते जा रही हैं। जनता भी तैयारी में लगी हुई है और नेता तो तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहले राउंड का जो नामांकन है वो कंप्लीट हो गया है। अब नामांकन कंप्लीट हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार कि किसका जो नाम है वो जुटेगा और किसका जो नाम है वो कटेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको पहले से ही ये पता है कि इन जगहों पे, इन विधानसभाओं पे हम पहले से बहुत मजबूत नहीं है, कभी जीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं और वो विधानसभा को हमने चुनने का काम किया है। अब ये कौन वो नेता है जिन्होंने चुनने का काम किया है और वो कौन ये नेता है जो इस बार गट्स के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं उन्हीं विधानसभाओं में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा आपके साथ। खबर करने का तो मन डेली होता है, लेकिन लगातार जैसा कि भारत लाइव लगातार फील्ड में है, लोगों से बात कर रही है, रोज प्रक्रिया जो है जनता का वो हम समक्ष रख रहे हैं लोगों के सामने कि क्या कुछ जनता का मूड और माहौल है, इस पे तो बात करते ही हैं हम। लेकिन बाबा ये बताइए, अगर हमको पहले से पता है कि ये जो विधानसभा सीटें हैं कहीं ना कहीं इसमें मेरी बहुत मजबूती नहीं है, लेकिन हम जो है तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन है ये नेता? नाम तो बाद में बताइएगा आप, लेकिन नामांकन का जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, हम सनातन के लोग हैं और अपने धर्म कर्म अपने शास्त्रों पे भरोसा करते हैं, और हमारे जो धर्म कर्म है, हमारे शास्त्र हैं, उसमें लिखा हुआ है जी कि प्रारब्ध जो है वो पहले से लिखा होता है और प्रारब्ध के साथ आप बहुत ज्यादा कुछ बदल नहीं मतलब सकते। जो कुछ होना है वो लिखा रहता है, वो बदल नहीं सकते हैं आप। हालांकि साइंस ने बहुत कुछ इजाद किया है, लेकिन घूम फिर करके फिर वही सनातन पर ही आ जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों पर ही आ जाता है, टिक जाता है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा, कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा है? बिल्कुल बाबा। क्या हारने वाली टीम जो है वो मैच खेलना ही छोड़ देती है? नहीं, लगी रहती है, वो और ज्यादा प्रयास जी जान से लगी रहती है। मेरा मानना यह है कि हारने वाले के पास जीतने का मौका होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जीतने वाले के पास जीतने का नहीं, हारने का मौका होता है जी। इसलिए अगर हारी हुई सीटों की चर्चा आपने शुरू की है, तो चिराग पासवान, जैसा कि आपको पता होगा, अब मैं चिराग पासवान की इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं चिराग पासवान ने जो पिछले 5-6 सालों में जो प्रदर्शन किया है, मैं उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं जी। 2014 में अगर कोई भी इस बात को जानता है तो 2014 में चिराग पासवान ही हो सकते जिन्होंने रामविलास पासवान को मजबूर किया था कि चलिए हम एनडीए की तरफ चलते हैं, महागठबंधन जो है यूपीए, उसमें हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा और हमारा कद्र नहीं है। जी, आपके वजन को, आपके जो पहुंच है, आपने जो इतने दिन राजनीति की है, उसका ये सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, और जहां सम्मान नहीं मिले वहां रुकना नहीं चाहिए जी। तब से एनडीए गठबंधन में वो हैं। 2021 में एक ऐसा फेज आया जहां चिराग पासवान को बड़ी बुरी दौर से गुजरना पड़ा जी, लेकिन उस दौर में भी एनडीए का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। आज तो बाबा चिराग सबसे बड़ा सवाल जी, है, चिराग को तो मोदी का हनुमान कहा जाता है। ठीक है, वो सारी बातें इसलिए ना कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। सीता जी का पता किसने लगाया? हनुमान नहीं जी ने, लगाया। बिल्कुल। एक से एक दिग्गज वहां बैठे हुए थे, लेकिन अगर पता लगाने का मौका किसी को मिला तो वो मिला उन्हीं को। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं, और चर्चा तो हम इसी बात की कर रहे हैं जी। 29 सीटों में से 26 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पे एनडीए गठबंधन हारा है जी। और एक ही चुनाव में नहीं, कई चुनाव में हारा है, कुछ चुनाव में तो लगातार हारता ही आ रहा है। उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने इन सीटों को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है? अच्छा, ये बात मैं बहुत पहले बता चुका बाबा, तो फिर ये लाइन कह सकते हैं, आ बैल मुझे मार? नहीं,
ये हो सकता है कि इसको आप अलग तरह से अपनी तरफ से देख रहे हैं, लेकिन मेरे देखने का तरीका कुछ अलग है। आपको पता है कि अपने कार्यालय में भी मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। जी, मैं कभी भी नेगेटिव बातें न करता हूँ और नेगेटिव सोचता हूँ। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको हर बात में कहीं ना कहीं एक अच्छाई नजर आती है, और ये अच्छाई इस तरह से नजर आती है कि चिराग पासवान के पास खोने के लिए क्या है। क्या चिराग पासवान के पास 40, 43, 42, 10, 20 विधायक हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चिराग पासवान के जितने भी विधायक जीतेंगे वो उनके कैरियर में जुड़ेंगे, उनके प्लस पॉइंट में जुड़ेंगे, उनके पार्टी को बूस्ट करेंगे, एनडीए गठबंधन को बूस्ट करेंगे। बिल्कुल। ये सीट जो चिराग पासवान को मिली है 29 सीटें, निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का कोई ना कोई घटक तो इस पर लड़ता ही लड़ता। तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं? और अगर हारी हुई टीम को आप अगर जिता देते हैं तो आप मैच विनर कहलाते हैं, बाजीगर कहलाते हैं। मैच विनर के साथ साथ आपको मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। जी, चिराग पासवान ने जो बीड़ा उठाया है, ये मैं बहुत पहले कह रहा हूं। आपको याद होगा जब चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सासाराम रैली के बाद आरा में जब सभा किया था, उस सभा से ही मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसमें वो खास करके शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में, मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में हारी हुई सीटों पर उनका विशेष फोकस है। यदि आपको लगता है कि आप इन सीटों को बेहतर ढंग से नहीं जीत पाएंगे तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन सीटों को जीत करके दिखाऊंगा। और चिराग पासवान ने जितने दिनों तक अपने 5 साल के व्यक्तिगत कैरियर में जो उन्होंने लोजपा टूटने के बाद अपना काम जो किया है, वो सब कुछ 4 साढ़े 4 साल में 5 साल में नजर आ रहा है। रामविलास पासवान से अलग उनकी मृत्यु के बाद चिराग पासवान ने खुद को, पार्टी को जिस तरह से संगठित किया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने चौंकाया इस बात से भी है कि उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। और आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, कार्यकर्ता बाबा भारत लाइव ने आज से लगभग 8-10-12 दिन पहले, जब तक कि उम्मीदवार के नाम नहीं आए थे, तभी हमने ये खबर चलाया था कि इस बार चिराग पासवान जो हैं अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बना के उतारने जा रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, पिछले कई महीनों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और हम इस पर पूरा मुआयना कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी हम ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये जो 29 सीटें हैं, इन 29 सीटों का अगर आंकलन हम शुरू करें, 2020 में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, लगभग 137 से 40 के बीच में वो सीटों पर चुनाव लड़े थे। जी, इस बार महत्वाकांक्षाएं उनके लोगों की थी कि हम 137 लड़े हैं तो हमको भी मिलना चाहिए उतना। जी, लेकिन गठबंधन में आपको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। अरुण भारती ने ये बात कहा भी था, मैंने उसकी चर्चा भी की थी, बिल्कुल, कि ठीक है सीटें हमें और चाहिए थी, हमने कम से कम 35 सीटें मांगी थी, लेकिन हमें नहीं मिला, तो जितना मिला उस पर हमको बेहतर प्रदर्शन करना है और ये साबित करना है कि वास्तव में हम वो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो कर सकते हैं। हम एनडीए गठबंधन को जो कमी हो रही है, जो 200 पूरा करने के लिए चाहिए, उसमें से 29 हमारे भी हैं जिसको हम अधिक से अधिक जिता करके ले आएंगे। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोविंदगंज से, जी, जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं राजू तिवारी जी। और राजू तिवारी पिछली बार मुझे याद आ रहा है जब अलग से चुनाव लड़े थे तो राजू तिवारी के लिए मजबूरी हो गई थी जी, चुनाव तो उनको लड़ना ही था, लेकिन वो ऐसे पेच में फंस गए थे। पहले से सब कुछ तैयारी थी कि वो एनडीए गठबंधन से लड़ रहे हैं, तैयारी भी उसी तरह की, लेकिन अचानक से जो परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया कि राजू तिवारी के लिए ही नहीं, पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक नया टसन, नया माहौल, और उस माहौल में उनको लड़ना है। तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और बदनामी भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि एवरेज 12,000 वोट हर बूथ में उनको विधानसभा में आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि योद्धा की तरह लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी जी। आज उसी का नतीजा है कि 29 सीटें देने में, किसी ने, आपने सुना भी होगा कि मीडिया में प्रक्षेपण चल रहा था, राजनीतिक गलियारा चल रहा था कि 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 से ज्यादा कोई बढ़ ही नहीं रहा था। और हमने पहले ही कह दिया था कि 30 सीट तो उनको मिलना चाहिए, ये वो डिजर्व भी करते हैं। और इन सीटों को लेने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप जिस सीट पे आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मैं सहज हूँ, आप मुझे दीजिए। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनको मैं लड़ाऊंगा और जीत करके भी लाऊंगा। तो गोविंदगंज जिस सीट की चर्चा करें तो एकमात्र ये सीट है, एकमात्र नहीं, एक और सीट ऐसी है, एक दो और सीटें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की 2020 की ये विनिंग सीट थी, सिटिंग सीट है, और यहाँ से सुनील तिवारी जीत करके आए थे। राजू तिवारी इस मैदान में थे लेकिन वो तीसरे नंबर पे आ गए थे। आज इस बार
राजू तिवारी को ये सीट मिली है। और जी। इससे पहले भी राजू तिवारी 2015 में यहाँ से जीत चुके, 2010 में भी उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा था। तो ये उनके लिए जाना पहचाना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग उनके साथ जुड़े हुए भी हैं। दूसरी सीट बेलसंड की सीट है, बिल्कुल नई सीट है और ये सीट आरजेडी के खाते में थी। बाबा ये वही बेलसंड है जहां हम लोग खुद से लोगों से बातचीत किए हैं। सीतामढ़ी का एक विधानसभा है बेलसंड। जी जी। बेलसंड विधानसभा में मैं कई लोगों को जानता हूं, पिछली बार भी इसमें बहुत जबरदस्त टसन हुआ था और इसमें ठाकुर धर्मेंद्र जो है पिछली बार सेकंड नंबर पे आए थे, सुनीता चौहान यहाँ जीत करके आई थी, माफ कीजिएगा सुनीता चौहान वर्सेस संजय गुप्ता हुआ था और यहाँ से आरएलएसपी भी चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार ये सीट बेलसंड मिली है क्योंकि ये जो सीट है लगातार लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और सुनीता चौहान जो है 2015 में जीत करके आई थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में हुआ करते थे, वो उस समय जेडीयू से जीत करके आई थी। इसके अलावा जेडीयू यहाँ से 2010 में भी जीता था, लेकिन 2015 में जब चुनाव हारा तो जेडीयू के पास विकल्प नहीं था। अब यहाँ सीधी टक्कर जो है, आप अगर योद्धा हैं तो आपको अपने बराबर के खिलाड़ियों से, आप देखे होंगे कभी रेसलिंग का मैच जो होता है उसमें वजन नापा जाता है, 100 किलो का वजन, 45 किलो का वजन, दोनों पहलवान का वजन सेम होता है तभी वो कुश्ती होती है। वजन बढ़ जाता है तो उसको गेम से आउट कर दिया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा बेलसंड के अलावा किशनगंज ये ऐसा क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं जी। कि ये सबसे टफेस्ट है जहां से चुनाव जीत करके आने, क्योंकि ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, यहाँ से मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है और ये वही फैसला करते हैं। यहाँ से 2020 में एआईएमआईएम जीत करके आया था, इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को ये सीट मिली है और यहाँ से कलीमुद्दीन को उतारा गया मैदान में। कलीमुद्दीन यहाँ से उनके उम्मीदवार हैं, जबकि बेलसंड में आपको हमने बताया था कि अमित कुमार को मैदान में उतारा गया, ये भी उनके कार्यकर्ता है और कलीमुद्दीन को उतार करके उन्होंने मुस्लिम गढ़ में एक बड़ा सेंधमारी करने का प्रयास किया है। जी। तो ये एक योद्धा की तरह ही कहा जा सकता है कि बीच मैदान में गए हैं, टीम हार की कगार पर हो और सामने खड़ा होकर कोई चौका छक्का मार करके जिता दे तो उस प्लेयर का आप देखते हैं कितना वाहवाही होता है। बिल्कुल। तिलक वर्मा बाबा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। जी। पूर्णिया एक ऐसा ही सीट है, पूर्णिया का कस्बा, जिसमें नितेश सिंह को मैदान में उतारा गया है और यह भी सीट आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ भी अफाक आलम आईएनसी से जीत करके आते हैं और एक बार नहीं, अफाक आलम इससे पहले भी 3 बार जीत करके आ चुके हैं। जी। यानी ये भी आईएनसी का मतलब कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और यहाँ भी कहीं ना कहीं हाथ फंसा दिया है ये चिराग पासवान ने और सीधी तौर पर आप समझ लीजिए कि महागठबंधन के साथ वो सीधी लड़ाई लेने के लिए तैयार है। उन्होंने पहले कहा भी था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो किसी के साथ दाएं बाएं नहीं होने वाले हैं। बलरामपुर की एक ऐसी ही सीट है जहां से संगीता देवी को मैदान में उतारा गया है और यहां से लगातार सीपीआईएमएल और अन्य जीत रहे। सीपीआईएमएल यहाँ दूसरी बार जीत करके आई है, इससे पहले महबूब आलम जीत करके आए थे, एक बार यहाँ से बीजेपी जीत करके आई है। जी। माफ कीजिएगा जदयू जीत करके आई थी। अब इसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर के दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ से स्वतंत्र जीत करके आए थे, उसके बाद फिर जेडीयू में शामिल हुए थे और तब से चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार यहाँ से सीट जो है वो मिला है लोक जनशक्ति पार्टी को बलरामपुर और बलरामपुर सीट पर उन्होंने महिला उम्मीदवार को उतार करके यहाँ महबूब आलम के सामने टक्कर दिया है। ये भी गढ़ अगर जीत जाते हैं वो तो निश्चित रूप से एक प्लस पॉइंट होगा और उनके काम करने के तरीके जो युवाओं के साथ कनेक्ट होते हैं उसको लेकर के होगा। बोचहा की सीट में बेबी कुमारी को उतारेगा। बेबी कुमारी पहले भी लड़ चुकी हैं, बेबी कुमारी को यहाँ से मिला है और ये सीट जो है बोचहा की, आपको पता होगा कि पहले वीआईपी के खाते में थी। खास करके वीआईपी की बात करें तो वीआईपी की कई सीटें हैं जो उनको गई हैं, जिसमें बोचहा की एक सीट है। 2020 में बोचहा से यहाँ से जीत करके आए थे मुसाफिर पासवान, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र जो है वीआईपी छोड़ करके आरजेडी से चुनाव लड़े थे और बीच में उपचुनाव हुआ था 2022 में। उपचुनाव में अमर पासवान जीत करके आए थे और इस बार बेबी कुमारी को ही उन्होंने हराया भी था। जी। बेबी कुमारी जो है अब लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार है और ये भी सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ है। दरौली की बात करें तो यहाँ भी विष्णु पासवान को उतारा गया है, विष्णुदेव पासवान को, और ये भी सीट सीपीआईएमएल को जाती है। यानी महागठबंधन लगातार यहाँ दूसरी बार जीत करके आई है। इससे पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आजमाती रही है, लेकिन ये सीट भी दरौली की अक्सर हारती रही है। तो यहाँ भी चिराग पासवान ने आगे बढ़ करके लोहा लेने का काम किया है। मढ़ौरा की बात करें
तो यहाँ पर सीमा सिंह यहाँ मढ़ौरा में लगातार, और जितेंद्र राय यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। जितेंद्र राय एक बार नहीं लगातार कई बार जीत करके आए हैं। बीच में एक बार लाल बाबू राय यहाँ से बीजेपी से जीत करके आए थे। बाबा लेकिन मढ़ौरा विधानसभा से एक खबर निकल कर आ रही है, सीमा सिंह को लेकर एलजेपीआर से उनको प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनका नामांकन जो है कागजातों को लेकर, दस्तावेजों को लेकर बाबा भी नामांकन जो है उनका रद्द कर दिया गया है। जी, तो यहाँ की लड़ाई तो निश्चित रूप से जब ऐसी बात हुई है तो किसी ना किसी को नॉमिनेट तो करेगी ही एनडीए। बिल्कुल देखना होगा कि किसको नॉमिनेट करती है, क्या करती है। इसमें से किसी उम्मीदवार को हो सकता है कि जिसको शिफ्ट करे, उसको समर्थन अपना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक गरखा सीट भी है, जहां गरखा सीट रिजर्व सीट है और यहाँ से सीमांत मेराल को उतारा गया है मैदान में। ये सीट भी राष्ट्रीय जनता दल लगातार जीतती आ रही है और तीसरी बार राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीती है। यानी कि यहाँ भी उन्होंने अपने ही, कहा जाता है कि भांजा है उनके, जिनको मैदान में उतारा है। हालांकि वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और इसको लेकर के लोग कह भी रहे थे कि परिवार, लेकिन ये एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनको इस बार मैदान में उतारा गया है, और वो भी इसलिए उतारा गया है क्योंकि ये पार्टी के एक प्रबल कार्यकर्ताओं में से हैं। वहीं आपको बता दें कि साहेबपुर कमाल की बात करें तो यहाँ से सुरेंद्र कुमार को दिया गया है और ये सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल 2015 में भी जीती थी और 2010 में एक बार यहाँ से जेडीयू जीत करके आई थी, जब आपको पता होगा कि जेडीयू ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 215 बिल्कुल जीतने का 115 सीटें जीतने का किया था। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय की बखरी सीट भी संजय कुमार को उतारा गया है। ये भी सीपीआई की सीट है और यहाँ से आरजेडी सीपीआई यही जीतते आ रहे हैं। ये भी सीट जो है महागठबंधन के खाते में ही गया है। ये ऐसा सीट है। इसमें वैशाली के महुआ की सीट बात करें, महुआ सीट सबसे ज्यादा पेचीदा है। यहाँ आपको पता है कि सबसे हॉट सीट इस बार महुआ सीट ही बनने वाला है, क्योंकि जितने बड़े नेता वो सब वहीं आजमाने जा रहे हैं खुद को। यहाँ से संजय सिंह को उतारा गया है और संजय सिंह यहाँ से पहले भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि चुनाव जीतने का मौका उनको नहीं मिला, लेकिन प्रदर्शन उन्होंने बेहतर किया था। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारी है मुकेश रोशन को, तो तेज प्रताप यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2015 में तेज प्रताप यादव यहीं से जीत करके आए थे, बाद में वो चले गए थे हसनपुर चले गए थे समस्तीपुर के, लेकिन इस बार महुआ से उन्होंने नामांकन भी किया है और वो चुनाव लड़ेंगे, ये भी उन्होंने घोषणा कर दिया है। बात करें खगड़िया की तो ये परबत्ता वाली सीट जो है, खगड़िया की परबत्ता सीट, ये सीट जदयू के खाते में थी। जदयू जीत करके आई थी 2020 में, उससे पहले भी जदयू जीत करके आई थी, 2015 में जदयू जीती, 2010 में जीती थी। लेकिन इसके जो उम्मीदवार थे, जीते हुए उम्मीदवार डॉक्टर संजीव, वो चले गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में जी। तो ये सीट खाली तो हो ही गई थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जदयू ने एक सीट छोड़ा है। बिल्कुल। तो परबत्ता की एक सीट तो आपको हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है और एक सीट परबत्ता की जदयू ने छोड़ा है जी। बाकी अगर बात करें तो यहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और यहाँ भी लड़ाई बहुत कड़ी है। नाथनगर भागलपुर का ये सीट है, यहाँ भी हारती ही आ रही है। यहाँ से आरजेडी जीत करके आती है, इससे पहले भी आरजेडी जीती है, हालांकि 2 बार यहाँ से जेडीयू भी जीत करके आई है। अजय मंडल यहाँ से जीत करके आए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये सीट गई है लोक जनशक्ति पार्टी को और यहाँ से मिथुन कुमार को मैदान में उतारा गया है। इसके बाद बख्तियारपुर की सीट है, यह सीट भी काफी हॉट सीट है। यहाँ से अरुण कुमार को उतारा गया है और यह सीट भी अदला बदली होता रहा है, कभी यहाँ से महागठबंधन जीतती है तो कभी एनडीए जीतती है। बिल्कुल। इस बार, पिछली बार जो है आरजेडी जीत करके आई थी, इस बार पारी जो है मतलब एनडीए गठबंधन का है। तो यहाँ भी देखना होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर ये चलता रहा, जो जनता वहां की हर बार चेंज कर देती है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी उनकी गोटी लाल हो सकती है जी। बात फतुहा की करें तो रूपा कुमारी को मैदान में उतारा गया है। ये भी सीट लगातार कई चुनाव से आप देखे होंगे कि डॉक्टर रामानंद यादव जो है वो जीतते आ रहे हैं और कहा जाता है कि रामानंद यादव का ये गढ़ कहा जाता है। हालांकि इस सीट पर और कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन रूपा कुमारी को उचित उम्मीदवार समझा गया है, उनको चुनाव लड़ाया गया है। मनेर की बात करें तो मनेर सीट भी, ये भी राजधानी की सीट, मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा हॉट सीट, कि मैंने बताया था कि राजधानी की कई सीटों पर उनकी नजर है और राजधानी की सीटों पर वो 14 सीटें जो है उसमें से अधिकांश सीटें वो अपने पाले में रखना चाहेंगे। तो बख्तियारपुर फतुहा के बाद एक मनेर की सीट जो है वो भी राजधानी की सीट कही जाती है और इस सीट पर भाई वीरेंद्र कई चुनाव से जीतते आ रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने अपना उम्मीदवार जितेंद्र यादव को उतारा है और यहाँ भी लड़ाई बहुत कड़ी है। अभी हाल फिलहाल में भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल हुआ था, सबको पता है, सचिव जी वाला, पंचायत वेब सीरीज वाला, पंचायत वेब सीरीज वाला, उसको भी
पालीगंज भी एक ऐसा ही सीट है जिसमें सुनील कुमार को मैदान में सुनील यादव को उतारा गया है और ये काफी मजबूत उम्मीदवार है। ये भी सीट जो है यहाँ से CPI-ML जीत करके आई है। ये सीट भी अदली बदली होते रहता है, कभी महागठबंधन जीतता है तो कभी एनडीए गठबंधन जीतता है। इससे पहले जेडीयू के जयवर्धन यहाँ 2015 में जीते थे, फिर 2010 में यहाँ से उषा विद्यार्थी जीती थी। तो एक सीट ये भी आप कह सकते हैं कि एज में है चिराग पासवान के, जहां से वो जीत सकते हैं। बात ब्रह्मपुर की करें तो यहाँ से हुलास पांडे को उतारा गया है और ये भी सीट राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में है। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में रही है, लेकिन 2010 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो यहाँ भी उलट पुलट की उम्मीद बहुत ज्यादा है और जिस तरह से तैयारी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं हुलास पांडे, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बात चेनारी की करें तो यहाँ पर स्विच किया गया है कैंडिडेट। मुरारी गौतम जो INC से कांग्रेस से जीत करके आए थे 2020 में, वो अब लोक जनशक्ति पार्टी में आ गए हैं और उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीट भी विपक्ष के खाते में ही थी, लेकिन एज यही है कि मुरारी गौतम जीत करके आए थे 2020 में। 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। वो कितना लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं ये भी देखना होगा। हालांकि इससे पहले RLSP वहां से जीत करके आई है और जेडीयू वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा डेहरी की सीट है, डेहरी की सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। इस सीट पर भी अपने उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह को उतार करके कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कहा जाता है कि दावा पेश किया है। और सोनू सिंह वहां लंबे समय से मेहनत भी कर रहे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए भी हैं, काफी वहां सामाजिक कार्य भी किए हैं, सक्रिय जमीनी कार्यकर्ता भी हैं। तो वहां की सीट है। मखदूमपुर जहानाबाद से सटी हुई सीट है, यहाँ से रानी कुमारी को उतारा गया। ये भी राष्ट्रीय जनता दल की सीट है। यहाँ से पिछली बार हिंदुस्तानी अवाम पार्टी मैदान में उतरी थी जो हार गई थी। इससे पहले आपको बताएं जीतन राम मांझी भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी हार गए हैं 2015 में। अब जो है इस पर चिराग पासवान ने अपना पहलवान उतारा है, रानी कुमारी को मैदान में उतारा है और रानी कुमारी क्या गुल खिलाती हैं, किस तरह से चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, ये देखना होगा। बात औरंगाबाद के ओबरा की करें तो यहाँ से प्रकाश चंद को उतारा गया है। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीतने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार चूंकि वो एनडीए गठबंधन में है और बेहतर प्रदर्शन पिछली बार किया था उन्होंने, इस बार उम्मीद है कि वो भी इस सीट को ले आएंगे और ये भी सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ही है। ऋषि सिंह यहाँ से जीत करके आए थे 2020 में। जी बात करें हम तो कहीं ना कहीं एक सीट बोधगया की है और बोधगया की सीट पर सामदेव पासवान को उतारा गया है। ये भी रिजर्व सीट है और ये सीट भी आरजेडी के पास है। आपको पता होगा कुमार सर्वजीत जो गया से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और यहाँ से जीत करके आए हैं, वो उनका भी राजनीतिक फैमिली है। कुमार सर्वजीत के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि वो जीत करके आएंगे, मंत्री भी बनाया गया था उनको। रजौली की एक सीट है नवादा की, जिसमें विमल राजवंशी को उतारा गया है मैदान में। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, जबकि ये भी सीट आरजेडी की सीट है और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ भी जीत करके आई है। यानी सीधी तौर से आप समझ लें तो राष्ट्रीय जनता दल के और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के सामने सामने भिड़ने का एक बड़ा मौका चिराग पासवान ने अपने हाथ में लिया है कि अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध कौशल के साथ लड़ना होगा और मजबूती के साथ, बिल्कुल मजबूत के साथ लड़ करके युद्ध में परास्त करने के बाद कुछ आगे की रणनीति बनेगी। निश्चित रूप से रजौली की बात हमने बता दी। अब गोविंदपुर की बात कहें तो विनीता मेहता को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। यहाँ से पूर्णिमा यादव जदयू की जीत करके आई थी। एक ये भी सीट है जहां कहीं ना कहीं छोड़ने का काम किया है जनता दल यूनाइटेड ने। पूर्णिमा यादव यहाँ से दूसरी बार, पहले से पहले वो INC से जीत करके आई थी और स्विच होता रहा है ये सीट, जदयू तो कभी INC तो कभी जदयू। इस बार इस पर योद्धा जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी का है और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। गया की बात करें शेरघाटी की तो यहाँ की सीट भी कहीं ना कहीं मिला है चिराग पासवान को और यहाँ भी आरजेडी जो है जीत करके आई है 2020 में। यानी सीधी तौर पे आप समझिए ये सारी बातें कहने के पीछे का कारण था कि पिछली बार जो रिजल्ट आए थे उसमें से 125 सीट 243 में जीत करके एनडीए गठबंधन आया था। तब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। 243 में 125 सीट में से 98 सीटें हारी थी जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसको अगर देख लिया जाए बेहतर ढंग से तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में जो 50% सीट है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है चिराग पासवान ने अपने खाते में ले लिया है। और चिराग पासवान का इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है कि चिराग पासवान इस बार और बेहतर प्रदर्शन करके
और बिहार में अपना सिक्का जो है जमा सकें। लोकसभा में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था, जिसके आधार पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनका विधानसभा में प्रदर्शन बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने जो सीटें चुनी है निश्चित रूप से कांटों के ताज पर पहनने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा कितना सफल होते हैं, लेकिन जो इस तरह की तैयारी और जिस तरह के मैदान में उन्होंने प्लेयर को उतारा है उसे देख करके ऐसा लगता है कि रिजल्ट उनके पक्ष में जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उनको उनके सभी साथियों का साथ मिलेगा। जी बिल्कुल, उनको भारतीय जनता पार्टी का भी साथ मिलेगा, उनको नीतीश कुमार का भी साथ मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट होगा, जीतन राम मांझी का भी। यानी एनडीए गठबंधन ने जो तय किया था कि मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और इस बार बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा, 200 से ऊपर का जो आंकड़ा रखा गया है उसमें चिराग पासवान के इन सीटों पे 29 में से अधिकांश सीटों पे जीतने की उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है और इसके आधार पर ही 200 के ऊपर का आंकड़ा तय किया गया है। यानी सीधी तौर पे आप कह सकते हैं चिराग ने आगे बढ़ करके इन हारी हुई सीटों को लेकर के एक चैलेंज स्वीकार किया है और आपको पता होगा कि चैलेंज स्वीकार करने के लिए चिराग जाने जाते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे वो अगर 2030 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को आने वाले समय में एक विकल्प बनकर के निकलना होगा और वो विकल्प किसके लिए विरुद्ध बनेंगे ये सबको पता है। तेजस्वी यादव के विरुद्ध एक बड़े विकल्प की तैयारी चल रही है और वो विकल्प बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर लिया। नीतीश कुमार भी जब रिप्लेस होंगे तो उनके विकल्प के रूप में भी एक व्यक्ति की जरूरत है जो बिहार को लीड करे। बिल्कुल, चिराग पासवान युवा नेता, निश्चित रूप से चिराग पासवान को लोग उस नजरिए से देखते भी हैं और इस बार के चुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन अगर बेहतर होता है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार की राजनीति करने के इच्छुक हैं, वो बिहार की राजनीति कर भी सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, अभी तक आपने यही जाना था कि कौन वो 29 उम्मीदवार हैं, कौन सी ये 29 विधानसभा सीटें हैं जो चिराग पासवान को दी गई है। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे इनसाइड स्टोरी। हमेशा की तरह बाबा ने आपको वो जानकारी देने का कार्य किया है जो शायद आपको कहीं से नहीं मिलता और आपने देखा है कि किस प्रकार से ये 29 में से जो 26 सीटें हैं उसमें चिराग पासवान ने लोहा लेने का काम किया। लोहा लेने का काम कहने का अर्थ है कि चिराग पासवान ने स्वीकार किया चीजों को कि हाँ, वहां आप हमको तैयारी करने दीजिए, वहां पे हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।